wrong? What is that? Stay here. मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियोबान होता है। वो बायो की स्टूडेंट होती है जो डीप सी के क्रिएचर्स को पढ़ रही होती है। नेक्स्ट डे उसके ऑफिस में एक पार्टी होती है जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, इसलिए एक हफ्ते का फिशिंग ट्रैवल अरेंज करती है। यहाँ पे इसके साथ टीम में 6 लोग होते हैं, एक शिप का कैप्टन, उसकी वाइफ और शिप का इंजीनियर, और बाकियों के बारे में हम आगे जानेंगे। ये लोग अपने सफ़र की तैयारी करने लगते हैं। फिर हम इंजीनियर्स को देखते हैं जो कि शिप के इंजन को चेक कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर शिप का कैप्टन आ जाता है और वो दोनों उससे पिछली पेमेंट क्लियर करने का कहते हैं। तो कैप्टन उन्हें कहता है कि वो जल्द ही उन्हें उनके पैसे दे देगा। यहाँ पे हम लोग ये बात जानते हैं कि कैप्टन को पैसों की बहुत ज़रूरत है और जबकि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर यहाँ पर उनका सफ़र शुरू होता है। अब यहाँ पर इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ 4 ही बेड थे। फिर सियोबान का फ्रेंड उससे बताता है कि हम लोग 3-3 की शिफ्ट के साथ सोने वाले हैं। हर एक पर्सन को सिर्फ 2 घंटे ही सोने के लिए मिलेंगे। ये बात सुनकर सियोबान बहुत परेशान हो जाती है कि इतनी कम नींद की वजह से सभी लोग बीमार हो जाएंगे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद हम कैप्टन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो ट्रिप की अगली प्लानिंग कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप एक्सक्लूसिव जोन से गुजरने वाली है जहां पर जाना हर एक के लिए मना है। ये बात सबसे छुपा कर रखते हैं। फिर डिनर के बाद सियोबान सोने के लिए चली जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टॉप पर चली जाती है जहां पर उसे फ्रिया मिलती है और फिर वो समंदर की लहरों को देखकर समंदर की गहराई की एक बात बताती है। एक कपल इसी तरह समंदर में जा रहे होते हैं कि उसमें ही उस लड़के की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो लड़की भी अपने आप को समंदर की लहरों के हवाले कर देती है और इस तरह वो हमेशा समंदर के अंदर रहती है। असल में समंदर का ये चमकता हुआ पानी उस लड़की के बाल हैं। इस तरह उन लोगों की पहली रात गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उन लोगों की शिप के पास से कुछ व्हेल्स गुजरती हैं। ये देखकर सियोबान काफ़ी हैरान होती है क्योंकि व्हेल हमेशा अकेले रहना पसंद करती है और वो शोर वाली जगहों पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बाद उनकी शिप के साथ कोई भारी चीज़ टकरा जाती है तो इंजीनियर्स नीचे जाकर देखते हैं कि इंजन में कोई मसला ना हो। वहाँ पर उन्हें एक ब्लू कलर का लिक्विड मिलता है और सियोबान भी वहीं पर आ जाती है। वो इस लिक्विड को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद कैप्टन की वाइफ मैप चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग डेंजर जोन में आ गए हैं और यही वजह थी कि उन्हें यहाँ पर व्हेल्स भी दिखाई दी गई थी। उसके बाद कैप्टन सियोबान को पानी में जाकर चेक करने के लिए कहता है क्योंकि सिर्फ उसी के पास ही डाइविंग सूट होता है कि शिप कौन सी चीज़ में फंसी है। फिर सियोबान चेक करने के लिए जाती है तो उसे काफ़ी बड़े टेंटिकल्स ब्लो करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें से एक टेंटिकल देखते ही देखते उस पर अटैक कर देता है। वो बचकर शिप में वापस आ जाती है। फिर वो बताती है कि मैंने समंदर में एक ब्लोइंग क्रिएचर देखा है, उसके बहुत सारे काफ़ी बड़े टेंटिकल्स भी हैं। वो शिप के साथ चिपका हुआ है। ये सुनकर कैप्टन उसको जॉइंट ऑक्टोपस का स्पीशी कहता है और उसे पकड़ने का प्लान करता है। एक बहुत बड़ी नेट को पानी में डालता है लेकिन वो क्रिएचर ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी था। फिर हमें दिखाते हैं कि सियोबान के दोस्त का हाथ रस्सी खींचने वाली मशीन में फंस जाता है और वो बहुत बुरी तरह से कट जाता है। उसका खून निकल रहा होता है और सियोबान उसके खून के पास ही उसी स्लाइमी मटेरियल को देखती है। अब ये लोग इस जगह पर बुरी तरह से फंस चुके थे। इनके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। हेल्प मंगवाने के लिए उनका रेडियो भी ख़राब हो चुका था और खाना भी बस ख़त्म ही हो चुका था। फिर सियोबान को थोड़ी दूरी पर एक और शिप नज़र आती है जिसे देखकर सारे टीम मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें बचाने के लिए अब कोई तो वहाँ पर आ चुका था। अब वो लोग हेल्प लेने के लिए इस शिप की तरफ चले जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस शिप में तो कोई भी नहीं है। उस शिप का रेडियो भी पहले से ही ख़राब था और जब वो लोग उस शिप की बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ मिलती हैं। उनकी आंखें नहीं थीं, यानी कि उनकी आंखें गायब हो गई थीं। ये देखकर कैप्टन कहता है कि शायद इन्हें सी फीवर हुआ था और वो सियोबान को बाकी मेंबर्स को ये बात बताने के लिए मना करता है।
उसके बाद जब वो लोग अपनी शिप में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस ब्लोइंग क्रिएचर ने इनकी शिप को छोड़ दिया है, तो वो लोग अब वापस जा सकते हैं। इसलिए वो सब रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद भी वो लोग वापस नहीं जाते बल्कि अपनी जर्नी को स्टार्ट रखते हैं। इसके बाद कैप्टन अपनी वाइफ को फिशिंग करने के लिए कहता है। उसकी वाइफ उसे मना करती है और कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो क्रिएचर दोबारा से हमारे पीछे आ सकता है और हम पर अटैक कर सकता है। कैप्टन उसे कहता है कि अगर हम लोगों ने मछलियाँ ना पकड़ी तो हमारा घर सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इसीलिए वो फिशिंग भी करना चाहते हैं। इस एरिया में कोई भी नहीं आता, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हो सकती हैं जिन्हें बेचकर ये लोग काफ़ी पैसे भी कमा सकते हैं। नेट डालती है और उन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं और वो जिसके बाद फ्रिया नेट डालती है और उन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद रात को सियोबान और उसका फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा शिप इंजीनियर वहाँ पर आकर उन्हें भी डिनर के लिए ले जाता है। डिनर के बाद सियोबान के फ्रेंड की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो स्विमिंग करने के लिए समंदर में जाने लगता है। लेकिन सियोबान और शिप में एक बूढ़ी औरत भी थी, वो उसे ऐसा करने से रोक लेती है। तब सियोबान उसे अपना हाथ चेक करने के लिए बोलती है, जिस पर वो मना कर देता है और अचानक से उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। तब सियोबान उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नोटिस करती है और कैप्टन जब चेक करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उसे इसका वहम कहकर इग्नोर कर देते हैं। तभी शिप का कैप्टन भी शॉवर लेने के लिए चला जाता है और सियोबान का दोस्त अपनी आंखों की वजह से बहुत इरिटेट हो रहा होता था, इसीलिए वो भी अपनी आंखें धोने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और देखते ही देखते उसकी पूरी आंखें बुरी तरह से ब्लास्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सियोबान सबको बताती है कि जो स्लाइमी मटेरियल है वो एक पैरासाइट है जो सारे पानी में घुल चुका है। तभी उन्हें याद आता है कि शिप इंजीनियर शॉवर लेने गया था और वो लोग भागकर उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन वो इनकी बातों को मजाक समझता है और फिर देखते ही देखते शॉवर में पानी आना बंद हो जाता है। तभी शॉवर में से वो पैरासाइट निकलकर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो शिप इंजीनियर काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद सियोबान दूसरी शिप की कंडीशन सबको बता देती है। उसके बाद कैप्टन ओमिड और सियोबान को हर 2 घंटे के बाद पानी चेक करने के लिए कहता है। उसके बाद ओमिड और सियोबान वाटर फिल्टर चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन पैरासाइट्स ने सारे फिल्टर्स को ख़राब कर दिया है। देखते ही देखते अगली सुबह आ जाती है और फिर सियोबान के फ्रेंड का फ्यूनरल करते हैं। फिर उसके बाद सियोबान दोबारा से उसी फ्लूइड को देखती है। वो उसका सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से चेक करने के लिए जाती है। उसे पता चलता है कि ये मटेरियल किसी व्हेल का बैक्टीरिया है जिसमें अब एग्स बनना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सारे बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सियोबान और ओमिड उसे एक लाइट से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इस प्लान में नाकाम रहते हैं। उसके बाद सियोबान को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अगर हम लोग शिप के पास करंट छोड़ दें तो हो सकता है कि ये लोग मर जाएं। लेकिन फ्रिया ऐसे करने से मना कर देती है क्योंकि ये शिप उसका था और ऐसा करने से शिप का इंजन भी ख़राब हो सकता था। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फ्रिया भी मान जाती है। वहाँ पर शिप इंजीनियर की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। उसके बाद वो लोग पानी में करंट छोड़ देते हैं और फिर सियोबान सबको शिप रोकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर शिप में अभी तक इन्फेक्शन हुआ तो किनारे पर जाने के बाद ये सभी लोगों को इन्फेक्शन लग सकता है, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन फ्रिया ऐसे करने से इनकार कर देती है। उसके बाद हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो शिप इंजीनियर के पास जाती है और बुरी तरह से रोती है। फिर कुछ टाइम बाद वो इंजीनियर भी मारा जाता है। यहाँ पर उन लोगों को पता चल चुका था कि इस इन्फेक्शन से बचना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद वो शिप इंजीनियर का फ्यूनरल करते हैं। उसके बाद दोबारा से सियोबान सबको अलर्ट करती है कि ये अच्छा होगा कि हम किनारे पर ना जाएं, बल्कि 36 आवर्स के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लें और सभी लोगों से दूर रहें। लेकिन सियोबान की बात कोई भी नहीं मानता, इसीलिए वो रस्सी के ज़रिए शिप का प्रोपेलर तोड़ देती है। देखकर सभी लोग गुस्सा होते हैं और वो बूढ़ी औरत सियोबान को पंच मारती है। इसके बाद किसी तरह सियोबान उन्हें शिप पर रुकने के लिए एग्री कर लेती है।
इसके बाद वो सब इन्फेक्शन चेक करते हैं और सभी की आंखें चेक करने के बाद पता चलता है कि उनमें से किसी को अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं है। फिर उन्हें पता चलता है कि अभी तक कैप्टन की आंखें चेक नहीं हुई हैं, उसकी वाइफ फ्रिया ही उसकी आंखें चेक करती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फ्रिया उसकी आंखें चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। इसके बाद कैप्टन सभी को एक्सक्लूसिव जोन की रियलिटी बता देता है। हम लोग अभी तक उसी जोन में हैं। ये बात मैंने तुम लोगों से छिपाई थी क्योंकि मुझे मछलियाँ पकड़कर पैसे कमाना थे। इसके बाद वो बूढ़ी औरत और ओमिड बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। फिर वो सभी लोग टॉप पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत सियोबान को पकड़कर उसे मारने लगती है। तब सियोबान भी समझ जाती है कि ये बूढ़ी औरत भी अब इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए सियोबान उसे सीढ़ियों से गिरा देती है और वो बूढ़ी औरत ऊंचाई से गिरने की वजह से फौत हो जाती है। उधर फ्रिया और कैप्टन अपना आखिरी टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे थे। उसके बाद कैप्टन की भी डेथ हो जाती है। अब फ्रिया अकेले ही बोट लेकर जाने का डिसाइड करती है। ओमिड उसे कहता है कि वो 36 घंटों तक अकेले बोट में नहीं रह सकती, ये उसके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। लेकिन फ्रिया उसकी एक नहीं सुनती और अकेली ही निकल जाती है। अब शिप में सियोबान और ओमिड ही रह गए थे और वो दोनों पैरासाइट को मारने की प्लानिंग करते हैं। वो शिप के वाटर टैंक के पास जाते हैं और उसे आग से गर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गर्म करके उन क्रिएचर्स को वीक कर सकें और फिर उन्हें मारें। लेकिन वो जैसे ही टैंक का ढक्कन खोलते हैं तो वेल के वो एग्स अब बड़े हो चुके थे। ओमिड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वो समंदर में चले जाते हैं। फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं कि टैंक में से तो समंदर में जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब इन्हें ये समझ आती है कि पैरासाइट्स ने शिप का नीचे वाला हिस्सा खा लिया है। शिप अब बहुत जल्द डूबने वाली थी। इसके बाद वो रात में शिप को आग लगाकर हेल्प का सिग्नल देने की कोशिश करते हैं और खुद छोटी सी बोट में बैठकर रेस्क्यू सूट पहनकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक और शिप दिखाई देता है, इसीलिए अब वो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी ओमिड पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए सियोबान उसे बचाने के लिए जाती है। अब वो यहाँ पर ओमिड को तो बचाने में कामयाब हो जाती है। ग्लोइंग क्रिएचर उसके हाथ पर काट के उसे इन्फेक्टेड कर देता है। अब वो दोनों बच तो गए थे, लेकिन सियोबान इन्फेक्टेड हो गई थी, इसीलिए सियोबान अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए दोबारा से पानी में कूद जाती है और उस ग्लोइंग क्रिएचर की तरफ चली जाती है। अब सिर्फ ओमिड ही उन सभी में से बचा था। अब वो अकेला ही किसी की मदद आने का इंतज़ार करने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।